ढेरों कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। एफआईए की गूगल ड्राइव पे मेरा सारा डाटा रिकवर हो रहा है। इसके पास मेरी ढेरों तस्वीरें, मेरे बाजू यहाँ से मेरे शोल्डर्स कटे हुए हैं क्योंकि इसने मुझे छुरियां मारी थी। मतलब ये इस किस्म का दरिंदा बनता है कि इसको नजर नहीं आता आगे कौन खड़ा है, जब इसकी मेटर्निटी है दरअसल साइको है। तो ये साबित कर दे कि मैंने इनसे पैसे मांगे, मैं बैक फुट कर लूंगी अपने केस। पुलिस अपना काम करती हो तो हम अदालतों में क्यों जाए। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। APNN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान अल-चिश्ती। नाजरीन, बाबर आजम और हमज़ा मुख्तार वाला केस एक नया मोड़ ले गया और एक ड्रामाटाइज इसको कर दिया गया है, क्योंकि जो सबूत और जिन एविडेंस की बात हामिज़ा करती थी वो अब तक तो गायब थे, लेकिन अभी वो मिल चुके हुए हैं। और जो मैं पर्सनली ये केस समझता था कि ये शायद उतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है या कमज़ोर केस है या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हमीज़ा की तरफ से, लेकिन वो तमाम चीज़ें सुनने के बाद अब मैं कम से कम इस बात को कह सकता हूँ कि यार अगर तमाम बातें नहीं तो कुछ बातें उनमें से सच हैं, उनको सच हम लोग बातें मानते हैं। जो वॉइस नोट मेरे सामने आए, जो तस्वीर मेरे सामने आई, जो चैट के स्क्रीनशॉट मेरे सामने आए, वो चीज़ें मानते हैं कि वो बातें सच हैं। और आज हम लोग पूछते हैं कि वो सारी बातें क्या थी। अच्छा हामिज़ा, जो वॉइस नोट मेरे सामने आया जिसमें वो बात कह रहे हैं स्क्रीन बड़ी थी छोटी थी, वो क्या बात क्या हो क्या रही है? सर वो मैं मुझसे डिमांड जब चीज़ें मांगने की करते थे तो तब तो मैंने ये सबूत इकट्ठे नहीं किए थे। चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, जिस दिन से मैं चीख चीख के कह रही थी कि मैं मुझसे बाबर चीज़ें मांगता है, तब भी बाबर ने मेरे से मोबाइल की एक डिमांड की थी। और मैं हफीज़ सेंटर में गई हुई थी, वहाँ पे मैं मैसेजेस कर रही थी और मुझे मैसेज पे बात की समझ नहीं है। तब इन्होंने मुझे मैसेज अपना वॉइस नोट भेजा था जिसमें उन्होंने, आप सुन सकते हैं कि कह रहे हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, इसकी स्क्रीन बड़ी है, स्क्रीन ठीक है। मतलब वो चीज़ें मुझसे मांगते थे। मोबाइल था, ये भी एक मोबाइल था जो मैंने उनको लेकर दिया था। ऐसा ये ठीक है। अच्छा, स्क्रीन बड़ी है इसकी। अच्छा, ये वो बात चली। अच्छा, दूसरी एक बात चली जिनमें आपकी और बाबर आजम की लड़ाई हो रही है। आप एक दूसरे पे बातें कर रहे हैं, बाबर साहब आपको कह रहे हैं कि मैं आपको देख लूँगा। इस हवाले से बताएं कि वो किस वजह से आपकी कॉल हुई और क्या उसके पीछे मामला था? सर कॉल इस तरह हुई थी कि वो हमेशा ही झगड़ा होता था। इस तरह के ढेरों नोट्स मेरे पास हैं, ऑडियोज, ढेरों कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी चुप हूँ ना, बोल नहीं रहा कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आओ वो बोलती जाओ, ठीक है? कौन से मैसेज मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, कौन से मैंने तुमने किसको दिखाने? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है? फजूल बोली जा रही हो यार, 2-3 दिन से देख रहा हूँ। जब दिल करता मुंह उठा कर शुरू हो जाती है तुम। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी है कि पहले मेरा मोबाइल ये छीन के ले गया था। 20 नवंबर को ये मार के मेरे मोबाइल को तोड़ के ये मोबाइल मेरा ले गया था। अब जब मेरा केस एफआईए में आया तो एफआईए की गूगल ड्राइव पे मेरा सारा डाटा रिकवर हो रहा है। उसमें से कुछ चीज़ें आपके सामने आ चुकी हुई हैं। तो उस पर बाबर की और मेरी ये आर्गूमेंट्स हो रही थी कि बाबर को जब भी मैं कहती थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी, या तो वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कुछ ना कुछ मेरी चीज़ ही मेरे आगे रख देता था जिसमें मुझे धमकाता था। और आपने ये देखा है कि इस वॉइस नोट में भी वो मुझे कह रहा है मुझे कोई डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। मतलब वो हर टाइम अपनी पावर को ना लोगों के सामने और मेरे सामने यही शो करता था कि मैं बड़ा पावरफुल मैन हूँ और मुझे कोई नहीं, मतलब कुछ भी मेरा बिगाड़ सकता। मुझे ज़रूरत नहीं है डरने की, आई समझ? ये वो बातें होगी दो जो आपने वॉइस नोट, उसके बाद कुछ तस्वीरें, स्क्रीनशॉट, सुलहनामा। ये अच्छा, सुलहनामा क्या था पहले, इसके हवाले से? सर सुलहनामा पहले जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 दिन तक तो इन्होंने ये ड्रामा क्रिएट किया कि हामिज़ा कोई है नहीं। वो जब मैंने पुलिस की तरफ से सुलहनामा निकाला, वो भी मैंने सर 2 से 3 घंटे नसीराबाद में जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वहाँ से एक उनका सुलह जो हमारे वो हुआ था वो निकाला है। तो उस बुनियाद पे फिर इन्होंने एक झूठा एग्रीमेंट तैयार किया। ठीक है, उस झूठे एग्रीमेंट पे इन्होंने ये लिखवाया है, जो लिखा गया है मेरी तरफ से कि जी मैं हमीज़ा मुख्तार बाबर आजम को नहीं जानती, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, मैं कुछ मीडिया के दोस्तों के कहने पे उसको ब्लैकमेल करने आई थी। सब बातें मेरी झूठी हैं और मैं जो कर रही हूँ मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा, लिहाजा इसलिए मैं अपने आप को यहाँ पर ये लिख के जा रही हूँ कि मैं बाबर को नहीं जानती, मैं सब झूठ बोल रही थी। नीचे उन्होंने 2 साइन किए और एक उन्होंने वहाँ पर गवाह किया। गवाह वो बंदा ना मेरे ख़ानदान में से कोई है ना वो बाबर के ख़ानदान से कोई है, हीज़ा अननोन पर्सन जिसकी तरफ से किया। दूसरे नंबर पे वहाँ पे जो साइन हुआ है वो मैंने अदालत में भी अपील की है कि इसका फ्रांसिक किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने मेरे जाली साइन किए हैं। मेरा ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इस तरह का नहीं हुआ इनके साथ।
ठीक हो गया। अच्छा हामिज़ा, उसके बाद मैं देख रहा था कि आपकी चैट्स जो हुई हैं उस चैट में से कुछ उन्होंने आपको मैसेजेस शेयर किए हुए हैं और उन मैसेजेस में कहा मैं तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब कर दूंगा, जिसके रिप्लाई में आप कह रही थी ऐसा मत करना, मेरी माँ को कुछ हो जाएगा। ये क्या बात थी, थोड़ी सी इस पे सर ये हमारा झगड़ा हुआ था क्योंकि हमेशा ये अपनी मेंटली सेटिस्फिकेशन के लिए मुझे कभी फ़ोन पे सेटिस्फाई करो, कभी मुझे मिल के सेटिस्फाई करो। इंसान हूँ, तंग आ जाती हूँ। मैं तंग आ गई हुई थी जब मैं इसकी बात नहीं मानी। तो लास्ट टाइम जो असल वजह थी, जो मैं कह रही थी कि मेरी वीडियो और तस्वीरों की बुनियाद पे मुझे ब्लैकमेल करता, तो ये इसने मुझे मेरी दो, अभी इसके पास मेरी ढेरों तस्वीरें जिसमें से इसने 2 से मुझे सेंड करके ये बात बोली है कि अब तू देख कि मैं ये सबको दूंगा। तो मैं नीचे रो रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उसको कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। देखिए सर, मेरी भी मदर है, मेरी भी फैमिली है। कोई भी औरत अपने आप को इस तरह न्यूड उसकी पिक्चर्स लगेंगी, उसकी क्या इज्जत देगी। तो इस बुनियाद पे बाबर मुझे तंग करता था और फिर आखिरकार फिर मैंने ये स्टेप पुलिस पे जाने का भी उठाया था। अच्छा, चूंकि हम लोग पहले इस बात पे भी एतबार नहीं कर रहे थे कि वो आपको मारते पीटते थे, अब जिस तरह की टोन में हम बात करते हैं, वो आपके साथ वॉइस नोट आए, मान लिया जाता है कि वो आपको क्या हकीकत थी इस बात में कि वो मारा पीटा करते थे? वो तशद्दुद जो कर रहे थे वो कितनी शिद्दत का था? सर मारना पीटना तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया हुआ था। रह रही थी, खामोश थी, बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ तक भी उन्होंने मारा कि एक दफ़ा आप जाके, शायद कुछ लोग जो उसको जानते हैं उनको इस चीज़ का इल्म है क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ के आई विटनेस थे और वो इंशाल्लाह अदालत में आएंगे भी। बाबर का और उसके भाई का झगड़ा हुआ था। उसके भाई ने मुझे अब्यूज़ किया था इन अ वंस टाइम। तो उसके भाई को, जब उसके भाई ने मुझे अब्यूज़ किया तो बाबर ने अपने भाई को भी मारा था। मैं ये नहीं कहती उसने अपने छोटे भाई को मारा। और जब उसके वालिद ने मारा कि तुमने इसको क्यों मारा, तो बाबर ने आके मेरे ऊपर छुरियाँ चला दी। मैं अपना मेडिकल भी इस चीज़ पे सारा कुछ करवाऊंगी कि ये कब की मेरे चोटें हैं और ये किस नोयत की हैं। मेरे बाजू यहाँ से मेरे शोल्डर्स कटे हुए हैं क्योंकि इसने मुझे छुरियाँ मारी थी। बाद में खुद हॉस्पिटल भी लेकर गया है। मतलब ये इस किस्म का दरिंदा बंदा है कि इसको नज़र नहीं आता आगे कौन खड़ा है। जब इसकी मेटर्निटी, ये दरअसल साइको है, जब इसको इसको पता ही नहीं औरत को ट्रीट कैसे करते, ये इसी तरह करता है। अच्छा हामिज़ा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई और बंदा हो जिसने बाबर आजम की मिमिक्री की हो और आप उसके साथ एक प्लान्ड चल रही हो? इस तरह की कोई बात हो सकती है? सर मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता इतना एडवांस दौर है या नहीं है, मुझे इल्म नहीं है, ठीक है ना। मैंने ऐसे कभी कोई काम किया। एक पिक्चर निकली थी, लोगों ने कहा जी ये एडिटेड किया। अगर मैंने पिक्चर वो एक एडिटेड की होती तो उसमें मैं उस पर सबसे ज़्यादा मेरे पे तनकीद हुई थी कि आई एम आंटी, आई एम नियर अबाउट 40 years old। इसमें कोई शर्म नहीं, आंटी भी है तो हूँ तो औरत ना। लेकिन उसमें मैं अगर एडिटिंग करनी होती तो मैं अपने आप को कोई हीरोइन बनाती, खूबसूरत लोगों के सामने पेश करती कि लोगों को पता चले कि बाबर आजम की ये बीवी है। सुना है आपकी कोई डील शील चल रही है, 1 करोड़ पे से आप 20 लाख पे आ गई हैं, सदाकत है इस बात पे? सर मैंने पहले भी ये बात की है, अगर ऐसी कोई डील चल रही है ना तो या मैं ऑन एयर बात करी। अगर मैंने कहीं भी बाबर से पैसों का तनाज़ा किया ना तो मैं अभी इसी वक्त ये साबित कर दे कि मैंने इनसे पैसे मांगे, मैं बैकफुट कर लूँगी अपने केस को फौरन, ऑन द स्पॉट में ये बात कर रही हूँ। लेकिन इनके पास सबूत ही नहीं है, ये तो मुंह से जो मर्जी कहते रहे। हमारा ऐसे कोई, हाँ अलबत्ता बहुत से ऐसे लोग हैं, आप जैसे बहुत से अच्छे दोस्त हैं बाबर के होंगे, उसके वेल विशर होंगे, कोई अननोन पर्सन होगा जिन्होंने ये कहा है कि आप लोग इस मामले को सेटिस्फाई करो। वो हर बंदे का हक है। जब मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा, मैंने कहा कि मैंने ये केस वापस नहीं लिया। उन्होंने मुझसे दोबारा बात ही नहीं की। अच्छा, पुलिस ने कितना कोई ताउन आपके साथ किया है या पुलिस कितना कोई ताउन आपके साथ कर रही है? सर पुलिस ने कोई तावन नहीं किया। एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया जिसमें मैंने बाबर आजम का बात ही नहीं की। वो कोई भी हो सकता है, मैंने तो 2 अननोन पर्सन का कहा। इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर पुलिस ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया। अगर हम पुलिस मेरे अगेंस्ट जो वहाँ पे रिपोर्टें भेजी, अगर पुलिस अपना काम करती हो तो हम अदालतों में क्यों जाएं? सही। अच्छा, एक और सामने आ रहा है कि मीडिया पे आता है रोज़ कि आपका हामिज़ा मुख्तार का केस खारिज कर दिया गया, हामिज़ा मुख्तार का ये केस खारिज। तो ये कौन कौन से केस आपने करवाए हैं और कौन सा केस खारिज हुए हैं? एग्जैक्टली सर, जो लीगल वे है वो उसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बट मेरे 3 से 4 पिटिशंस जो हैं वो दायर हुई हैं जिसमें मुझे थ्रेट्स के मैसेजेस आए हैं डिफरेंट नंबर से। उसके बारे में कहा गया, वो भी पुलिस को मैंने कहा, पुलिस ने कोई नहीं उसकी इंक्वायरी की। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त हामिज़ा मुख्तार के वकील मोहम्मद तोकीर साहब मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि तोकीर साहब मुझे ये बताइएगा कि अब जो एविडेंस आपके रिकवर हुए हैं इससे कितना केस मजबूत होगा और क्या आपको लगता है कि इस केस में इंसाफ इन्हें मिलेगा? जी भाईजान, पहली बात तो ये हमारा पूरा अदालतों पे इत्मीद है, पूरे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा।
दूसरी बात एविडेंस की रहेगी। अभी तो हमारी जो पिटीशन है वो चल रही है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। जो इनकी अथेंटिसिटी है जो बेसिकली वो तो ट्रायल में आएगी। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन होगा मामला, चलान आएगा, चलान में ये केस प्रूव होगा तो वहाँ पे ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और दूसरा ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स भी जैसा कोई पेश करेंगे जो इनका रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है बाबर के साथ, तो इस पिटीशन में भी ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल। चलें तो कीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन ये वो सारा केस था जिसमें एविडेंस सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात जो थी, हम लोग अभी तक काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि यार ये केस जाली हो सकता है, झूठा हो सकता है, इल्ज़ामात हो सकते हैं, लेकिन जो एविडेंस अभी हम आपके सामने ला रहे हैं या जो हम आपके सामने अब ला चुके हैं वो बड़े ही कुछ संगीन है। और इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि ये जो सारी बातें थी इनमें हकीकत ज़रूर है। इसी के साथ ज़ीशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नहीं होगा।